यहाँ पर एक चीज हमें पता चली कि डायरेक्ट रिएक्शन भी डे टाइम में होता है, लाइट रिएक्शन भी डे टाइम में होता है। तो डायरेक्ट रिएक्शन का डायरेक्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो डायरेक्ट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसके पास कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। वो क्या करता है, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनी, जो एटीपी हुई, NADPH2 हुई, ठीक है, उसको यूज करके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? आज पढ़ने वाले हैं क्या, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये बेसिक लेक्चर होगा बायोएनर्जेटिक्स में। आज ये लेक्चर देख लिया ना, ऐसे समझो अपनी पीढ़ बायोएनर्जेटिक्स की कंप्लीट कर दी। उसके बाद देखो पहला स्टेप डिफिकल्ट होता है। आज देखो आपका एमडी गेट वाला स्टेप जो है डिफिकल्ट है। आगे आप यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, वो स्टेप से आसानी से सेमेस्टर होते हैं, पास कर लोगे। बट स्टेप होता है पहला, बायो एनर्जेटिक्स का स्टेप यहां से स्टार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट होता है। बायो एनर्जेटिक्स का स्टेप आप क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होता है। जब तक ये दोनों टॉपिक्स नहीं आएंगी तब तक सोचिएगा भी मत कि आपको बायो एनर्जेटिक्स समझ में आएगा। चाहे ये लेक्चर देखो चाहे ना देखो, मुझसे पढ़ रहे हो तो समझ आएगा, क्योंकि वहां पर मैं इस चीज का जरूर जिक्र करूंगा। पर यहां पर पढ़ लो तो आगे आपको डिफिकल्टी नहीं लगेगी, ऐसे बैठ रहोगे सीरियसली। आप सबसे पहले तो डिप्रेशन छोड़ो, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल। जो पढ़ाना है ना मैं पढ़ा रहा हूं ना, समझ नहीं आए तो फिर बोलना ना। जो पढ़ाना है पढ़ा रहा हूं, समझ ना आए तो फिर बोलना ना। सारा मैं पढ़ा रहा हूं, डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर क्यों परेशान हो रहे हो कि समझ नहीं आएगा सर मेरा कोर्स क्यों? अरे भाई बैठ बैठ, दीवाने टाइम दे। जो टाइम इज गोल्डन, टाइम इज डायमंड। मैं टाइम के बारे में क्या बताऊं, वक्त क्या होता है? वक्त कहते हैं डायमंड है। क्यों है डायमंड? वक्त क्या है? एक सोन है। क्यों है सोन? ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो वक्त हमें कुछ नहीं देता, याद रखिएगा। आपका लोग कहते हैं कि टाइम सब कुछ देता है, नहीं देता। टाइम को जो दोगे, देखो वक्त आप कहां पर लगाओगे वो ही टाइम आपको वापस मिलेगा। कहीं गलत जगह वक्त लगाओ आपको बुरी चीज मिलेगी, अच्छी जगह वक्त लगाओ आपको अच्छी चीज मिलेगी। इसलिए याद रख लीजिएगा, आपके पास नहीं टाइम नहीं है, निकालो। नींद को छोड़ो, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक कोयला है ना, कोल कोल पड़ता है ना, कोल। जब कंपाउंड्स पढ़ते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोल पढ़ते हो, कोल कोल तभी डायमंड मिलता है जब उसको हीट मिलती है। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर 3 से 4 हजार, 3 से 4 हजार टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है, तभी ये डायमंड बनता है। मीन्स आपको खुद को रगड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ बन पाओगे। ऐसे कह रहे हो ना कि मैं 18 घंटा सो जाऊं, 6 घंटा पढ़ लूं, कुछ नहीं बनने वाला, सोचना भी मत। स्मार्ट वर्क इन हार्ड वर्क में एक ही चीज फर्क होती है, एक ही चीज मैं लिखा देता हूं। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, हार्ड वर्क का मतलब क्या है, आज तक आपको पता नहीं होगा, आज बता देता हूं। स्मार्ट वर्क तभी होता है जब आपने पहले हार्ड वर्क किया हो। देखो मान लो कैसे, आपने फर्स्ट ईयर बहुत अच्छी तरह पढ़ी हुई है, अब इसको स्मार्ट तरीके से पढ़ सकते हो। आपने फर्स्ट ईयर को देखा ही नहीं, स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते। मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी, लॉजिकल होती है, थिंकिंग करके देखना। ऐसे स्मार्ट वर्क नहीं होता है। जो कहते हैं ना कि आप हार्ड वर्क को छोड़ो स्मार्ट वर्क करो, उनको कहना कि ऐसा नहीं होता भाई, उनको बता देना स्मार्ट वर्क ऐसे नहीं होता। सबसे पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है, खुद को रगड़ना पड़ता है, तभी स्मार्ट वर्क बनता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर पढ़ाने नहीं आया, इसके पीछे बड़ी कहानी है भाई। ये टॉपिक इतनी आसान नहीं है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। मैं पढ़ाता हूँ, कैसे समझ आएगी पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे एक घंटे का नहीं होता है कि 1 घंटा टॉपिक को दिया, टॉपिक को ज्यादा टाइम देना पड़ता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से देखना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, टॉपिक को हमने पढ़ाए तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हम पढ़ने वाले हैं बाबूजी, हमारे पास अभी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है थ्रीड। कॉन्ड्रिया का मतलब क्या है, स्मॉल ग्रेन। यही है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कॉन्ड्रियान कभी कभी KON इस तरह भी लिखते हैं, बाकी स्पेलिंग सेम होगी। ठीक है, ये लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो ध्यान सुना, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो हमें फादर से नहीं मिलता। सिंथेटिक्स बुक की बात कर रहा हूं, लास्ट ऊपर में माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, लास्ट में इस तरह रेक्टेंगुलर एक लिखा बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जो अभी बताऊंगा सिंथेटिक्स बोर्ड में। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी हमें फादर से नहीं मिलता, क्योंकि फादर के स्पर्म में, स्पर्म क्या होता है हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे,
ठीक है, बॉटनी तो मैं कवर करवा दूंगा, जूलॉजी रह गई तो मुझे नहीं कहना, बॉटनी में कवर करवा दूंगा। ठीक है, देखो मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें कहां से मिलता है, क्या बोलोगे सर? मदर से मिलता है। कहां से नहीं मिलता? फादर से। क्यों? क्योंकि जो फादर का स्पर्म होता है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती है, जो मदर का एग होता है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। अभी के लिए याद रख लो। चलो, और दूसरा बात यहां पर सुन लेना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी सिंथेसिस होती है यहां पर, एटीपी सिंथेसिस होती है। कैसे होती है? आज के लेक्चर में ही पता चल जाएगा, शार्ट तरीके से पता चलेगा, बस चलेगा जरूर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये हमें क्या करवाती है, इसकी अपीयरेंस, इसके अपीयरेंस की बात करें, अपीयरिंग वेजिकल्स लाइक मिलती है, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, थ्रीड आर स्ट्रिंग, इसकी ये अपीयरेंस होती है और ये हमें स्मॉल दिखाई देती है। ठीक है, इसकी ये अपीयरेंस है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के डायामीटर की बात करें, अभी चीजें याद करने की हैं। डायामीटर आपका होगा 0.5 टू 0.10 नैनोमीटर। उसके जो लेंथ की बात करें, लेंथ होता है आपका 10 माइक्रोमीटर। अभी के लिए इसको देख लीजिएगा। और इसके जो हम शेप की बात करें, ध्यान से सुनते जा, शेप, नंबर, साइज ये वेरी करता है, डिपेंड करता है फिजियोलॉजी ऑफ एक्टिविटी, कौन सा किस तरह वर्क करता है सेल, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह वर्क करता है, कितनी एटीपी की नीड है। फॉर एग्जांपल याद रखिएगा, शेप की बात करें तो आपके बुक में ये वर्ड लिखा हुआ है वेरी, उसके बाद लिखा हुआ है क्या? वेरी ये होगा, वेरी ये नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा, इस वर्ड को देखिएगा। और शेप की बात करें, आपके बुक ने लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया का बीन शेप्ड होती है, माइटोकॉन्ड्रिया बीन शेप्ड होती है। और कुछ बुक लिखते हैं सिलेंड्रिकल शेप होती है। सिंटेक्स बुक में ये करें, एमडीकेट में आ गए तो क्या करोगे? इसको टिक करना, ये नहीं आया तो इसको टिक कर देना। चलो, और नंबर की बात करें, ये नंबर डिपेंड करते हैं, नंबर डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजी कल एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं, या ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म की। ये फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल आपके बुक में नहीं दिया गया, किसी भी बुक में चेक कर लेना, सिंध का हो, फिडल का हो, केपी के का हो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो, जर्मेंटिंग सीड, एक ऐसा सीड जो ग्रो कर रहा है, जो ऐसा सीड जो ग्रो कर रहा है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम 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 होंगी कि ज्यादा होंगी, आप बताओ। और एक ऐसा सीड जो ग्रो नहीं कर रहा है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगी कि ज्यादा होगी। जो सीड ग्रो कर रहा है उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी, जो सीड ग्रो कर रहा है उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी, तो उसकी एनर्जी ज्यादा जरूरत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी। जो सीड ग्रो नहीं कर रहा उसे कहते हैं डोरमेंट सेल, और डोरमेंट सीड, ठीक है, वो एनर्जी जरूरत इतनी नहीं होगी, नीड नहीं होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होगी। जे इसकी आगे बात करें, और ये हमें कहाँ मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया हमें कहाँ मिलता है? सिंपल में लिखते हैं, क्या इतना डिटेल है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिलता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ठीक है, इन यूकैरियोटिक से, इन यूकैरियोटिक से, ये याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा बाबूजी। ठीक है, चलो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें
तो इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। अब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। चलो ये चीजें सारी आपको याद करने की हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ सेल है, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस करती है। एटीपी सिंथेसिस कैसे करती है आगे बताते हैं। इसकी अपीयरेंस वेजिकल थ्रेड लाइट स्ट्रिंग, और ये सिमाल हमें दिखता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा डायोमीटर की बात करें तो 0.5 टू 10 नैनोमीटर होती है। इसके लेंथ की बात करें तो 10 माइक्रोमीटर होती है। इसके शेप की बात करें, साइज की बात करें तो इसका नंबर वेरी करता है, शेप साइज वेरी करती है, डिपेंड करती है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म। ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कोई चाइल्ड है ग्रो कर रहा है, कोई सीड है ग्रो कर रहा है, कोई सीड ग्रो कर रहा है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए। कोई सीड ग्रो नहीं कर रहा, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कम चाहिए क्योंकि वो उसे एनर्जी इतनी जरूरत नहीं होगी। याद रखिएगा। चलो साइटोप्लाज्म की बात करें, मीन्स ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिलता है साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक में, इसलिए यूनिवर्सल सेल, यूनिवर्सल डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, जो हमें कहां पर मिलता है? साइटोप्लाज्म में मिलता है। कहां पर मिलता है? साइटोप्लाज्म में मिलता है। चल स्टूडेंट्स, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये हमने एक बनाई सेल मेम्ब्रेन। चलो सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाई, ध्यान से समझिएगा। इस तरह एक स्ट्रक्चर होती है। चलो ये एक स्ट्रक्चर हो गई। और देखो इससे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जो है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। बिल्कुल सर। और इस स्पेस को कहेंगे इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस। ठीक है। और यहां पर जो इनर मींस इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड में स्पेस है, उसे कहेंगे मैट्रिक्स। इनसाइड द मेम्ब्रेन आपको आपको क्या क्या मिलेगा वो आगे बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये आपको जो मैं दिखाया है, ये राइबोसोम, और ये इस तरह आपका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये मैट्रिक्स में सारा कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन में इस तरह मैं एक बना रहा हूं पोरेंस। इसे क्या कहते हैं? पोरेंस। मीन्स ये क्या होते हैं? एक सिम्बल सुराख होते हैं जो मीन्स क्या करते हैं? परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, मॉलिक्यूल्स को इनसाइड जाने देते हैं। ठीक है, चलो ये नोट कर दिया। यही स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे भी, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए यहां तक नोट करो। इसकी स्ट्रक्चर आगे आपकी सारी हो जाएगी आज। चलो अब देखो, हमने दो मेम्ब्रेन की बात की, एक मेम्ब्रेन वो जो आउटर मेम्ब्रेन है, एक वो मेम्ब्रेन वो जो इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, जे हमने आउटर मेम्ब्रेन की बात की, तो आउटर मेम्ब्रेन से सबसे पहले पोरेंस की बात करते हैं। पोरेंस यहां पर प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जो किसके बने होते हैं? जो प्रोटीन के बने होते हैं। चलो सर, बिल्कुल सर। चलो यहां पर इसकी परमिएबिलिटी की, दोनों मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी देखें, परमिएबिलिटी इसके पास ज्यादा होगी क्योंकि इस पर पोरेंस प्रेजेंट है, इसके पास कम होगी। चलो सर, यहां पर एंजाइम की बात करें, क्या ये दोनों मेम्ब्रेन के इनसाइड में एंजाइम सेम प्रेजेंट होंगे? नहीं, दोनों मेम्ब्रेन के इनसाइड एंजाइम डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। चलो सर, चलो उसके बाद बात करते हैं इसकी कंटिन्यूस की। कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी रखता है और इसके पास ये डिसकंटिन्यू होता है। डिसकंटिन्यू इसका मतलब क्या हुआ बताता हूं। देखो इनफोल्डिंग की बात करते हैं, ये इनफोल्ड नहीं होता है, ये इनफोल्ड होता है। देखो यहां पर ये कंटिन्यूसली गोल है, कंटिन्यूसली आउटर मेम्ब्रेन सर्किल में है। मींस आउटर मेम्ब्रेन कहीं भी इस तरह नहीं है, कहीं भी इनसाइड इस तरह नहीं है, इसलिए इसे कंटिन्यू मेम्ब्रेन कहते हैं। बट इनर मेम्ब्रेन क्या है? डिसकंटिन्यूस की वजह से है, ये इनफोल्डिंग हो रही है, इनफोल्डिंग की वजह से इसमें इनफोल्डिंग होती है। इनवर्ड
इनफोल्डिंग होती है। इनफोल्डिंग वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे कहते हैं क्रिस्टे। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, क्रिस्टे। अब ये स्ट्रक्चर कहां पर बनेगी, देखो ये हमने बनाई यहां पर इनर मेम्ब्रेन, और ये इनफोल्ड हो रही है, ये इनफोल्ड, ये इनसाइड है इसकी, इसे कहेंगे क्रिस्टे। इसे क्या कहोगे, ऊपर में तीर दे देता हूं, ये क्रिस्टे है। ठीक है, यहाँ क्रिस्टे पर दो स्ट्रेचर मीन्स यहाँ पर इस तरह हमें एक स्ट्रेचर दिखाई देती है क्रिस्टे के ऊपर, जिसे कहते हैं एफ नॉट F1 पार्टिकल। यहाँ पर क्रिस्टे के ऊपर दो स्ट्रेचर इस तरह दिखाई देती हैं, जिसे क्या कहते हो, एफ नॉट F1 पार्टिकल, इस तरह। चलो, ये समझ में आ गया, ध्यान से सुनना फिर से। प्रोटीन के पास मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो लेयर होते हैं, एक इनर लेयर होता है, एक आउटर लेयर। आउटर लेयर में पोरेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मोर परमिएबल। आउटर लेयर में स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, सोराक्स होते हैं। स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, सोराक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को इनसाइड जाने देते हैं, ज्यादा परमिएबल होती है आउटर मेम्ब्रेन। इनर में कोई ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए लेस परमिएबल होती है। जो इनफोल्डिंग की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यू होती है, कोई इनफोल्डिंग इसमें नहीं होती है, बट इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होती है। इनफोल्डिंग होने की वजह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कहते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे डेट इज स्ट्रक्चर। क्रिस्टे के ऊपर भी दो स्ट्रक्चर बनती है, मीन्स क्रिस्टे के ऊपर ये एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे एफ नॉट F1 पार्टिकल कहते हैं। चलो, यही चीज दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन में अपने अपने एंजाइम होते हैं, डिफरेंट एंजाइम होते हैं, दोनों के पास एक जैसे नहीं होते हैं। चलो, यही चीज पढ़ानी थी। क्या डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है। चलो आगे चलें, आगे चलें। इसको दूसरा नाम भी बता देता हूं, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, चलो इसको मैं मिटाऊंगा। अब बात करते हैं किसकी, एफ नॉट F1 पार्टिकल की। आउटर मेम्ब्रेन भी चली गई, उसके बाद हमने सारा कुछ पढ़ दिया। अब एफ नॉट F1 पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। F1 एफ नॉट पार्टिकल, चलो इससे एलिमेंटरी पार्टिकल भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। इसे हम एटीपी सिंथेस पार्टिकल भी कहेंगे, एटीपी सिंथेस भी कहेंगे, क्योंकि यहां पर एटीपी सिंथेसिस होती है। इसे आग, चलो बस इतने नाम काफी हैं। देखो अभी ये इस स्ट्रेचर को हम बाहर निकाल कर देखते हैं, हम इस स्ट्रेचर को बाहर निकाल कर देखते हैं, जो इस तरह आपको दिखाई दे रही है। ये हुआ एक स्ट्रक्चर, जो हम इसको बाहर निकाल कर देखते हैं, ध्यान से देखना। चल, बन गई स्ट्रक्चर। अभी यहां पर इसे कहते हैं हेड, F1 सब यूनिट, इसे कहेंगे बेस, एफ नॉट सब यूनिट। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, एडीपी प्लस में 1 फास्फेट मिलेगी, क्या बनेगा, एटीपी। यहां पर ऑक्सी डेट फास्फोराइजेशन होती है। ठीक है, यहां पर ये कहां पर होती है, इनर मेम्ब्रेन में होती है। ये स्ट्रक्चर कहां है, एफ नॉट F1 पार्टिकल, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में कौन से पार्ट में, कहां पर, जहां से इनफोल्डिंग हो रही है उस पार्ट को क्या कहते हैं, क्रिस्टे। ठीक है, यहां पर ये समझ में आया तो आगे चले। और क्रिस्टे में कहां पर, एफ नॉट F1 पार्टिकल, एफ नॉट पर के F1 पर, आप क्या कहोगे, F1 पर। इतना डिटेल में नहीं आएगा, इतना डिटेल में नहीं आएगा। चलो, समझ में यहां तक आया। ये थी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, जो मेरे अकॉर्डिंग 10 मिनट में खत्म हो गई। अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन में एक स्पेस होती है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, मैंने यह बताया कि मैट्रिक्स में आपको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिल रहा है, सर्कुलर डीएनए। चलो बिल्कुल सही है सर।
उसके बाद दूसरा क्या मिल रहा है, राइबोसोम मिल रहे हैं, कौन सा 70s। तीसरा क्या मिल रहा है, फ्यू अमाउंट में, फ्यू अमाउंट में हमें mRNA प्लस में rRNA प्लस में tRNA मिल रहा है। ठीक है, चलो सर बिल्कुल। अभी देखो डीएनए मिलेगा, डीएनए प्लस में mRNA की हेल्प से, mRNA, उसके बाद 70s राइबोसोम की हेल्प से क्या बनाएंगे, ये प्रोटीन सिंथेसिस। मीन्स ये इसके पास डीएनए भी है, mRNA भी है, इसके पास 70s राइबोसोम भी है, इनकी हेल्प से क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। इसकी वजह से इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ये आपका हुआ कंप्लीट यहां तक। मीन्स ये खुद में खुद जी सकता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता, इसे कोई एनर्जी नहीं चाहिए बाहर से, इसे कोई प्रोटीन्स नहीं चाहिए बाहर से। हम खुद जी लेंगे, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। हम खुद जी लेंगे, किसी मिनिस्टर की ताकत से नहीं बने हैं, अपनी ताकत से बने हैं। किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया हमें, हमें किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया, अपनी ताकत से बने हैं, ये बोलता है। चलो समझ में आया, क्या बात है सर, समझ में आया, सारा कुछ समझ में आ गया। आ गया, आगे चलें, चल दीवाने चल। चलो भाई प्लास्टिड्स पढ़ते हैं, बेटाएं। ये आपका कंप्लीट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, उससे पहले प्लास्टिड्स की बात करते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनियस क्या होते हैं, ऑर्गेनेल होता है, जो आपको क्या करेगा, ये जब इमेच्योर होता है ना, मैच्योर, तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, ये इसकी ओरिजिन कहां से होती है, ध्यान से समझना, प्रोप्लास्टिड्स से। प्रोप्लास्टिड्स क्या है, एक लार्ज ऑर्गेनेल, इसे कहो या इसे कहो, ये एक लार्ज ऑर्गेनेल है। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। चलो सबसे पहले पहला टाइप है इसका क्रोमोप्लास्ट। आपके बुक में क्लोरोप्लास्ट होगा, लीकोप्लास्ट, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, जब भी क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट मीन्स जो, जहां पर आपको ग्रीन कलर दिखाई दे तो समझ देना वहां पर क्लोरोप्लास्ट है। जहां पर आपको ग्रीन कलर पार्ट्स में किसी भी प्लांट में दिखाई दे वहां पर समझना क्लोरोपिल है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट से ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट निकल जाए, रिमूव हो जाए, तो बनता है क्रोमोप्लास्ट। फिर से बता रहा हूं, जब भी क्लोरोप्लास्ट से ग्रीन कलर निकल जाए बनता है क्रोमोप्लास्ट। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, टोमेटो देखो ऊपर में पहले क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। जब भी इसे क्लोरोप्लास्ट निकल जाएगा, क्लोरोफिल निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा सर, क्या बनेगा सर, कलर कौन सा आ जाएगा, रेड आ जाएगा, और ये ऑरेंज कलर भी देता है। मीन्स जब भी क्लोरोप्लास्ट से ग्रीन कलर निकल जाए, रिमूव हो जाए, तो बनता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपको कौन से पिगमेंट से मिलता है, आपको कैरोटीनॉइड्स प्लस में ज़ैंथोफिल, ठीक है, नो क्लोरोफिल।
जहां पर क्लोरोफिल होगा वहां पर ग्रीन कलर होगा ना, जहां पर क्लोरोफिल होगा। और ये कौन से कलर देते हैं, क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर देता है? ऑरेंज देता है, येलो देता है, रेड देता है, ये कलर्स देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया तो आगे चलें। क्रोमोप्लास्ट यही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्रोमोप्लास्ट अभी तक तो यही है, आपके बुक में इतने ज्यादा नहीं है। चलो जल्दी करो। ठीक है, आगे चलें। जल्दी करो, जल्दी नोट करो, ध्यान से सुनना। अब बात करेंगे लीकोप्लास्ट की। लीकोप्लास्ट स्टोरेज करता है फूड को। फूड को क्या स्टोरेज करेगा? ठीक है, लीकोप्लास्ट के पास नो पिगमेंट, नो पिगमेंट नो कलर। जहां पर पिगमेंट नहीं होंगे वहां पर कलर नहीं होंगे। इसके टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नंबर, फॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसके, और स्टोरेज, स्टोरेज के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और डिफरेंस कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं अमाइलोप्लास्ट, दूसरे को कहते हैं प्रोटियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। ये अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को क्या करेगा? स्टोर करेगा। ये प्रोटीन को स्टोर करेगा। ये आपका लिपिड को स्टोर करेगा। चलो, ये हुआ आपका लिकोप्लास्ट। समझ में आ गया? ये इसके डिफरेंस में से अभी ये इसकी साइज भी चेंज होगी, फॉर्म भी चेंज होगा, स्टोरेज भी चेंज कर रहा है। इसका भी साइज चेंज होगा, फॉर्म भी चेंज होगा। इन तीन दोनों से स्टोरेज भी कर रहे हैं, स्टोरेज भी डिफरेंट कर रहे हैं। इसका भी साइज, ठीक है, चेंज होगा, फॉर्म भी चेंज होगा, स्टोरेज भी कर रहे हैं। इसकी बेस पर क्या दिए गए? डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। चलो, ये हुआ आपका लीकोप्लास्ट। देख लो देख लो, क्लोरोप्लास्ट को ध्यान से सुनना। ये आपका ऐसे समझो कि मैं कहूंगा कि आगे हम फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे ना, ग्रेना, थैलेकाइड, स्ट्रोमल लेमिला का पता नहीं होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए इसको ध्यान सुना, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्लोरोप्लास्ट आपको ग्रीन पार्ट्स में मिलता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, यूग्लिना में मिलेगा आपको, अल्जी, ठीक है, अल्जी में भी मिलता है। बट हम प्लांट्स के बारे में सुनते हैं। देखो, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, यो कंटेनिंग, कंटेनिंग विथ क्लोरोफिल। ठीक है, चलो, क्लोरियस, क्लोरियस मीन्स ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन बॉडी होती है। चलो, यहां पर देखना, ये फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस की साइट की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट है। फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। फूड प्रोड्यूस कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। डायरेक्ट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के भी पार्ट्स हैं। तो डायरेक्ट रिएक्शन आपका होगा ग्रेना में, नहीं, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन आपका होगा ग्रेना में। चलो आगे बढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। चलो, ये समझ में आया? इसका नंबर, शेप वेरी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर। चलो स्टूडेंट्स, यहां पर देखो, ये एक हमने बनाया क्या? क्लोरोप्लास्ट। इसका ये, इसे कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, इसे कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। और यहां पर पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोरेंस, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या करते हैं ज्यादा, इसलिए ये मोर परमिएबल होती है, मोर परमिएबल। चलो, और इस स्ट्रक्चर को कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन,
इसमें एब्सेंट होते हैं कौन से, जिसकी वजह से ये होती है लेस परमिएबल। चलो सर क्या बात है, ठीक है। और यहां पर देखोगे आगे तो मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया। जो ये हॉलो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। ये समझ में आया यहां तक। इस स्पेस को कहेंगे इंटर 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 मेम्ब्रेनियस स्पेस। चलो यहां तक समझ में आ गया। और ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाई मैंने, क्या बनाई, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाई जिसे क्या कहोगे, थैलोक्वाइडे, जिसे क्या कहोगे थैलोक्वाइडे, ठीक है। ये तो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जब अरेंज हो जाए, जब ये एक अरेंजमेंट इसकी हो जाए ये इस तरह, इसे कहेंगे ग्रेना, ठीक है। मीन से ये थैलोकाइड क्या है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये इसकी ल्यूमन स्पेस है, ठीक है। और ये सेक फ्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। जिस तरह आपने 5 रुपए का सिक्का देखा होगा इस तरह इसकी स्ट्रक्चर होगी। चलो, और अभी ग्रेना, मीन्स ग्रेना क्या होता है, जब भी थैलोकाइड अरेंज अरेंज वन अरेंज्ड वन अबोव, जब भी थैलोकाइड एक दूसरे के ऊपर में अरेंज होते जाएंगे टू फॉर्म क्या बनाएंगे, ग्रेना। समझ में आ गया। ग्रेना कुछ भी नहीं होता है, ग्रेना बना होता है थैलाकाइड। जब थैलेकाइड एक दूसरे के ऊपर में इस तरह अरेंज होते हैं, एक आ गया उसके ऊपर में दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, इस तरह अरेंज होते हैं, उसे कहेंगे ग्रेना। चलो चलो इधर देखो, अभी यहां पर भी हमने एक क्या बनाया, हमने एक थैलेकाइड बना रहे हैं, इनको अरेंज कर रहे हैं। जब ये अरेंज हो जाते हैं इसे कहते हैं ग्रेना। चलो, इन दोनों को बीच में मिलाने के लिए क्या होता है, इसे कहते हैं स्ट्रोमल लेमिला, स्ट्रोमल लेमिला। चलो देखो, अभी स्ट्रोमल लेमिला क्या होता है, स्ट्रोमल लेमिला क्या करता है, तो ग्रेना कनेक्ट टू ईच अदर, तो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाला इसे कहेंगे स्ट्रोमल लेमिला। अभी तक ये जो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाई आपको समझ में आ गया। अभी तक एक ही स्ट्रक्चर अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो है स्ट्रोमा। यहां तक नोट करो, इसको मिटाऊं तो आगे चले। ये समझ में आ गया, फिर से बता रहा हूं। एक कोइन लाइक स्ट्रक्चर है, इस कोइन लाइक स्ट्रक्चर को हम यहां पर लेके आए, इस कोइन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलेकोइड। थैलेकोइड के ऊपर में एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसकी सेक लाइट फ्लेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके ल्यूमन स्पेस, इसके इनसाइड में एक स्पेस होती है जिसे ल्यूमन स्पेस कहते हैं। जब ये थैलेकोइड आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाते हैं, अरेंज होते जाते हैं, अरेंज होते जाते हैं, तो एक बनाते हैं ग्रेना। मीन्स ग्रेना क्या है, अरेंजमेंट ऑफ थैलेकोइड। ग्रेना को आप इस तरह लिखते हो, ग्रेना क्या है, अरेंजमेंट ऑफ थैलेकोइड क्वाइड।
और कुछ भी गिरेना नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्पेस की बात कही, पोर्स की बात कही, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा रुक जाएगा, स्ट्रोमा की बात करेंगे। ये नोट करो, हर एक चीज देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, समझ लेना कितनी आपकी लेवल में इंक्रीज कर रहा हूं। अब बात करते हैं किसकी, स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैं अभी यहां पर नहीं लिख रहा, यहां पर जो लिखूंगा वो प्रेजेंट होता है। 70S राइबोसोम, उसके बाद डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर डीएनए, उसके बाद आपका फ्यू अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। समझ में आ गया? मैंने कहा कि ध्यान से रखना, बात को दिमाग में बिठा कर रखना जो बोल रहा हूं। देखो स्ट्रोमा के पास, स्ट्रोमा में अंदर क्या होता है, 70S राइबोसोम होते हैं, एमआरएनए होता है, उसके बाद डीएनए होता है, एमआरएनए डीएनए 70S राइबोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। में से ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसको किसी की जरूरत नहीं है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है। ये कहता है कि मुझे किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया है, मैं खुद की मेहनत पर बना हूं, खुद के दम पर बना हूं, ये कहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कहता है। चलो यहां तक समझ में आ गया। इस स्ट्रोमा में क्या होता है, इस स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। ठीक है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O मिलता है तो ग्लूकोज बनता है, डेट इज अ कार्बोहाइड्रेट प्लस में ऑक्सीजन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनेगा तो क्या होगा, ये होगा C3 साइकिल, डार्क रिएक्शन। थोड़ा सा डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन के बारे में बता देते हैं, नोट करिएगा स्टूडेंट्स। फोटोसिंथेसिस ये मिटा देता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये स्ट्रक्चर यहां तक कंप्लीट हो गई, इसमें कुछ भी और नहीं है। चलो देखो, मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन, एक डायरेक्ट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज इक्वल टू डायरेक्ट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन प्लस में डायरेक्ट रिएक्शन क्या कहोगे, फोटोसिंथेसिस कहोगे। लाइट रिएक्शन जो होता है ग्रेना में होता है, लाइट रिएक्शन जो होता है ग्रेना में होता है, ग्रेना में होता है। ग्रेना क्या है, थैलेकोइड की अरेंजमेंट है, वहां पर ग्रेना है, उसे कहेंगे ग्रेना। ठीक है, और यहां पर क्यों होता है, वहां पर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, क्या बनेगा, एटीपी सिंथेस, एटीपी होगी प्लस में NADP एश प्लस में एश। ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद इसको यूज कर ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट को क्या करेगा, डायरेक्ट रिएक्शन यूटिलाइज करेगा। जब भी यूटिलाइज करेगा मीन्स क्या करेगा, यूज करेगा, यूज करके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट यानी फूड बनाएगा। और ये डायरेक्ट रिएक्शन कहां पर होता है, ये होता है स्ट्रोमा में, ये होता है स्ट्रोमा में। डेट इज अ डायरेक्ट रिएक्शन, डेट इज अ लाइट रिएक्शन। ये टेलर था भाई, अभी ये डायरेक्ट रिएक्शन का टेलर था, ऐसे शार्ट में पढ़ा दिया, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें मैंने नहीं बताई जो आपको बतानी चाहिए थी। डायरेक्ट रिएक्शन भी डे टाइम में होता है, लाइट रिएक्शन भी डे टाइम में होता है। यहां पर एक चीज हमें पता चली कि डायरेक्ट रिएक्शन भी डे टाइम में होता है, लाइट रिएक्शन भी डे टाइम में होता है। तो डायरेक्ट रिएक्शन का डायरेक्ट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो डायरेक्ट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसके पास कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है।
वो क्या करता है, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनी, जो एटीपी हुई, NADPH2 हुई, ठीक है, उसको यूज करके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। इसलिए डायरेक्ट रिएक्शन को डायरेक्ट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये भी डे टाइम में होती है। जब तक एटीपी नहीं होगी, जब तक NADPH2 नहीं होगा, तब तक डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा। नाइट टाइम में ये दोनों नहीं होती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन चलता नहीं है, एटीपी सिंथेसिस होती नहीं है, इसकी वजह से डायरेक्ट रिएक्शन भी नहीं होता है नाइट टाइम में, और लाइट रिएक्शन भी नहीं होता है। ये चीज समझ में आई तो ये लेक्चर यहाँ पर हो गया खत्म। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। मेहनत से बनाते हैं, ठीक है, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। हर एक चीज, हर एक पॉइंट क्लियर करवा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, ठीक है। अब भी समझ में नहीं आए ना तो अपने नसीबों हो गए ना, ठीक है, मैं फिर कुछ नहीं कर सकता।